हेलो गाइज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। गाइज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। गाइज इससे पहले के सभी चैप्टर्स पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। गाइस जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें इस चैप्टर में हम मुद्रण संस्कृति यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इतिहास पढ़ेंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी शुरुआत में किस तरह की थी और किस तरह से इसका विकास हुआ है और किस तरह से ये आधुनिक रूप में आई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे शुरुआती छपी किताबें। शुरुआत में किताबें कैसे छपती थी। गाइज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ था। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर प्रिंटिंग की जाती थी। उस जमाने में कागज पतले और झिरीदार होते थे। ऐसे कागज पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था, तो कागज के दोनों सिरों को टांके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। गाइज आप अकॉर्डियन बुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होती थी अकॉर्डियन बुक। आगे बात करेंगे किस तरह की किताबें छापी जाती थी। गाइज एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सेवा परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए किताबें छपने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता कौन कौन थे, यानी कौन लोग पढ़ते थे जो छापी जाती थी किताबें वगैरह। तो दोस्तों 17वीं सदी तक चीन में शहरी प्रवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा था। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी, अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे, ताकि व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। और इसके अलावा कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छप कर आने लगे। इससे पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक भी पूरे हो सके। खाली समय में पढ़ना एक फैशन बन गया था। रईस महिलाएं भी पढ़ने का रईस महिलाओं में भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और उनमें से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई। इसके बाद करेंगे जापान में छपाई। दोस्तों प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान लाए थे। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में छपी थी, को जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। उस समय पुस्तकालयों और किताब की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी रहती थीं। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिला संगीत के साजों पर, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी गई किताबें होती थी। अब बात करेंगे यूरोप में मुद्रण का आना। यूरोप में मुद्रण टेक्नोलॉजी, या हम कहेंगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस तरह से आई। तो सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया और किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। अब आती है गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों योहान गुटेनबर्ग ये जर्मनी के निवासी थे। इनके पिताजी व्यापारी थे और इनका जो जीवन था वो खेती की एक बड़ी रियासत में ये मतलब पलकर बड़े हुए थे योहान गुटेनबर्ग। तो वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आए थे और बाद में
उन्होंने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उन्होंने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल की। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उन्होंने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी, और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। यानी कि जो जैतून पेरने की मशीन होती थी, जैतून पिलाई की, वो ही उसी को रूप दे दिया गया बाद में प्रिंटिंग प्रेस का। तो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस हम देखेंगे आगे किस तरह की थी। तो गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था, और पहले इससे जो सबसे पहले पुस्तक छपी थी वो थी बाइबल। शुरू शुरू में छपी किताबें अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी ही थी। और 1440 से 1550 के मध्य यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। तो आप देख सकते हैं गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कुछ इस तरह की थी। यहाँ पे इसमें एक ये लगाया हुआ है, स्क्रू लगा होता था, इसको इस लीवर से घुमा के, और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसको बोलते थे प्लाटिन। प्लाटिन के नीचे एक कागज रखा जाता था, और इस प्लाटिन को दबाकर उस पर कागज पर छपाई होती थी। तो आप देख सकते हैं शुरुआती मशीन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस मशीन इस तरह की थी। तो इसमें जो प्लाटिन था वो क्या था हम जान लेते हैं। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटिन एक बोर्ड होता था, जिससे जिसे मतलब कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। और पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। अब बात करेंगे मुद्रण क्रांति और इसका असर। जब दुनिया में छापे खाने लगने लगे, प्रिंटिंग प्रेस जो उस टाइम पे थी वो बढ़ी, तो उनका क्या असर हुआ। तो दोस्तों, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ, और छपाई में लगने वाली लागत और श्रम कम हो गया। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। पहले किताबें महंगी होती थी, बाद में सस्ती होने लगी, और बाजार किताबों से पट गए। मतलब पहले बहुत कम किताबें होती थी, लेकिन बाद में जब मुद्रण क्रांति आई, छापे खाने लगने लगे दुनिया में, तो किताबें मार्केट में पर्याप्त मात्रा में हो गई, और पाठक वर्ग भी बेहतर हो गया। और मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी, पहले जनता ज्यादातर सुनती थी, और सुनाने वाले कम होते थे, पढ़कर जो सुनाते थे। लेकिन अब वो पाठक में बदल गई। अब जनता खुद किताबें खरीद के पढ़ सकती थी। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी। अब इस दौरान आता है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। धार्मिक विवाद भी उत्पन्न हुआ प्रिंटिंग के आने से। तो वो कैसे? अधिकांश लोगों को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोही और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। क्योंकि जो लोग जागरूक थे वो धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ लिखते थे, तो इसलिए जो धार्मिक अनुयायी थे उनको डर लगने लगा कि अगर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोही और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। धर्म सुधार मार्टिन लूथर किंग ने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया, और न्यू टेस्टामेंट के लूथर अनुवाद के कारण, यानी ये बाइबल का दूसरा भाग था, नया नियम, और इसका जब लूथर के द्वारा अनुवाद किया गया तो चर्च का विभाजन हो गया, चर्च का विरोध होने लगा, और वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। यानी कि पहले जो लोगों को बहकाया जाता था, वो अब लोगों को क्लियर होने लगा कि बाइबल में एक्चुअल में लिखा क्या है। जो पहले चर्च के पादरी उनको गुमराह करते थे। तो धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इंक्विजिशन आरंभ किया। यानी अब जो चर्च के पादरी वगैरह थे उनको डर लगने लगा कि धर्म विरोधी ज्यादातर पनपने लगे हैं, तो उन्होंने धर्म विरोधियों को सुधारने के लिए एक संस्था बनाई, इंक्विजिशन। इंक्विजिशन का शुरुआत की गई, और 1558 में रोम चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित की। उन्होंने एक सूची बनाई कि इन किताबों को पढ़ना बैन है। एक सूची जारी की 1558 ईस्वी में। पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर तो
60 से 80% तक पहुंच चुका था। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें थीं। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाते थे। किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों में बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी। अब मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति का क्या लिंक है, ये जानेंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ही ऐसा माहौल बना दिया था जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं। नंबर एक, छपाई के चलते विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने परंपरा, अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की और रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया गया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला किया गया और छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया, क्योंकि अब लोग, छपाई, जो बुद्धिजीवी लोग थे वो अपने विचार रख सकते थे आम जनता के सामने और उनको जागरूक कर सकते थे। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति ने क्या रोल निभाया अपना। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल आया। इससे पाठकों का एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिसमें बच्चे, महिलाएं और मजदूर शामिल थे। बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें लिखी जाने लगी। कई लोक कथाओं को बदल कर लिखा गया ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गईं और इससे उनका महत्व और भी बढ़ गया। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय 7वीं सदी में ही प्रचलन में आ गए थे। अब उस तरह के पुस्तकालयों में व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे। प्रिंट तकनीक में अन्य सुधार। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक सख्ती से चलने वाला बेलनाकार प्रेस बना लिया था। अब तक जो प्रेस थे वो हाथ से ही चलते थे, लेकिन 19वीं सदी में रिचर्ड एम हो ने सख्ती से, यानी पावर से, और हम कह सकते हैं इंजन से या मशीन से चलने वाली प्रेस बना ली थी। और इस प्रेस से 1 घंटे में 8,000 पेज छापे जा सकते थे। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी। और 20वीं सदी के आते ही बिजली से चलने वाली प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगी। इससे छपाई के काम में तेजी आ गई। इसके अलावा प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ जिससे छपी हुई सामग्री का रूप ही बदल गया। किताबें बेचने के नए तरीके। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था, जिससे पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। और 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को सिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में शुरू हुआ और 1930 के दशक की महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपर पैक संस्करण निकाला गया जो सस्ता हुआ करता था। और अब बात आती है भारत का मुद्रण संसार किस तरह से विकसित हुआ, ये हम जानेंगे। दोस्तों, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि का मतलब है जो हाथ से लिखी जाने वाली किताबें हुआ करती थी। और पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ाने के लिए उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। पांडुलिपियां, जैसे कि बात की, हाथों से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपियां कहा जाता है। पांडुलिपियों की कुछ लिमिट होती हैं। इनकी क्या लिमिट है ये जानेंगे। किताबों की बढ़ती मांग और मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला था, समय अधिक लगता था और मांग पूरी नहीं हो पाती थी। ये बहुत नाजुक होती थी, रख रखाव में और लाने ले जाने में भी मुश्किल होती थी। तो उपरोक्त समस्याओं की वजह से इनका आदान प्रदान मुश्किल था। अब मुद्रण संस्कृति फिर भारत में किस तरह से आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले
पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आई। पुर्तगाली धर्म प्रचारक आए थे, वो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक छापी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया और गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। बंगाल गजट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। प्रिंटिंग संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद मिली। लोग कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना करने लगे। 1821 से राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी और ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। 1810 ईस्वी में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। इस तरह के प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गए और इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से के लोगों तक पहुंचने लगा और इससे लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को किस तरह से लिया? तो 1822 ईस्वी में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जामे जहानामा और शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिसका नाम था बम्बई समाचार। उत्तरी भारत के उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू किए। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई। इस सेमिनरी ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजारों हजार फतवे छापने शुरू किए। प्रकाशन के नए रूप और क्या क्या नए रूप थे प्रकाशन के? शुरू में भारत के लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास ही पढ़ने को मिलते थे। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे, इसलिए यहाँ के लोग उन उपन्यासों में से अपना तारतम्य नहीं बिठा पाते थे, यानी वो कम समझ में आते थे लोगों को। लेकिन बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। ऐसे उपन्यासों के चरित्र और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे। लेखन की नई नई विधाएं भी सामने आने लगी, जैसे कि गीत, लघु कहानियां, राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर निबंध आदि। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगे थे। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा था और 1870 आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे। ऐसे कार्टून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे। प्रिंट और महिलाएं। दोस्तों, जेन ऑस्टेन, ब्रॉन्ट बहनें, जॉर्ज एलियट आदि के लेखन में नई नारी की परिभाषा उभरी, यानी ये उस समय की बुद्धिजीवी महिलाओं के उदाहरण है और जिनका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी समझ थी और जिनका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। 1876 में रस सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन प्रकाशित हुई। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। रामचड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी और 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। प्रिंट और गरीब जनता। दोस्तों, प्रिंट मटेरियल जो था उस पर गरीब जनता की किस तरह की पहुंच थी, ये हम जानेंगे। मद्रास के
शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें। 20वीं सदी के शुरुआत से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिख और छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। और अब बात आती है प्रिंट और प्रतिबंध। दोस्तों 1798 के पहले तक औपनिवेशिक शासक सेंसरशिप को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे, यानी कि प्रतिबंध लगाने पर गंभीर नहीं थे। शुरू में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेज हुकूमत का रवैया बदलने लगा और 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट में क्या था? इस कानून ने सरकार को वर्नाक्युलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकूत शक्ति प्रदान कर दी और राजद्रोही रिपोर्ट छापने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी और यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी भी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाए। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।